नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल कमल स्कूल मैथमेटिक्स में। आज हम एससीईआरटी रायपुर द्वारा संचालित कक्षा 10वीं के गणित विषय के अध्याय नंबर 8 बैंकिंग एवं कराधान के पार्ट 5 के ऊपर बात करेंगे। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जिसका नाम है कराधान या टैक्सेशन। इसी को आयकर बोला जाता है। ठीक है, इस पर हम बात करेंगे। हम लोग आयकर की गणना, आयकर क्या होता है ये आप पहले समझिए। आयकर या टैक्स क्या होता है। ये टैक्स क्या होता है, हम लोग सरकार बहुत ही जन कल्याणकारी करते हैं, जैसे रोड बनाना, ऐसे बहुत सारे काम हैं जो जन कल्याणकारी काम है वो करते हैं। वो कैसे करते हैं, कहां से करते हैं, वो हमारे ही पैसे से करते हैं। उसी को क्या बोला जाता है, टैक्स बोला जाता है। आयकर या टैक्स बोला जाता है। ठीक है, ये टैक्स कैसे, जैसे हम लोग कुछ कमाते हैं, अपने कमाई का कुछ हिस्सा हम सरकार को देते हैं, उसको टैक्स कहा जाता है। ठीक है, अब ये टैक्स की गणना कैसे किया जाता है, ये आयकर कैसे ज्ञात किया जाता है, उसको प्रश्न में जाने से पहले आप लोग ये समझ जाइए, स्टेप बाय स्टेप 8 स्टेप में मैं यहां पर लिखा हूं। ये 8 स्टेप को बारी बारी से आप समझिए। अगर आप समझ गए ना, तो कोई भी क्वेश्चन आए आयकर की गणना करने आएगा तो आपसे आसानी से बन जाएगा। आप ये जरूरी नहीं कि आपके एग्जाम में आए, आप भविष्य में कमाएंगे, नौकरी करेंगे, तो आप टैक्स का गणना खुद स्वयं कर सकते हैं अगर आप इस क्लास को अच्छे से समझ गए तो। ठीक है, अब आयकर की गणना करने के लिए क्या क्या स्टेप है वो मैं आपको बारी बारी से समझाता हूं, उसको अच्छे से समझिए। ठीक है, पहला स्टेप आता है, सबसे पहला काम होता है, देखिए, ये कुल वार्षिक आय ज्ञात करना। मतलब हम एक साल का ना कुल वार्षिक आय, मतलब एक साल में कितना कमा रहे हैं उसको ज्ञात करना। ठीक है, ये तो क्वेश्चन में दिया रहेगा यार, ये कुल वार्षिक आय। पहला स्टेप क्या है, कुल वार्षिक आय निकालना। ठीक है, जो भी क्वेश्चन में दिया रहेगा उसमें का कुल वार्षिक आय निकालना, ये पहला स्टेप है। ठीक है, ये तो बहुत आसान है, कुल वार्षिक आय निकालना। ठीक है, ये अगर ये मंथ में दिया रहता है, मान लो कोई व्यक्ति एक माह में 40,000 रुपए कमाता है, तो माह में दिया है तो उसका वार्षिक आय कैसे निकालेंगे, एक माह का में 40,000, तो एक साल में कितना माह होते हैं, 12 माह, तो 40,000 को 12 से गुणा कर दोगे तो वार्षिक आय निकल जाएगा। ठीक है, साथ में कभी कभी डीए होता है, महंगाई भत्ता अलग से दिया रहता है। उस महंगाई भत्ता को भी आपको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, तो कुल वार्षिक आय निकलेगा। ठीक है, महंगाई भत्ता भी उसमें जोड़ना रहता है। ठीक है, तो वार्षिक आय अगर महीने में दिया है तो उसको किस में बदलना है, साल में। अगर साल का एक साथ दे दिया तो आप कुछ करने की बात ही नहीं है। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या है, कुल वार्षिक आय निकालना है। ये निकालना सीख जाओगे, ये तो आसान है। ठीक है, इसके बाद आता है, हम लोग क्या करते हैं, कई बार इसमें छूट भी देते हैं। ठीक है, सरकार, ऐसा नहीं है कि हम लोग कुल वार्षिक आय जितना कमा रहे हैं उस पे पूरा का पूरा टैक्स में उसमें टैक्स पटाएं, ऐसा भी नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, कई बार बाढ़ पीड़ित हो गया, चाहे प्रधानमंत्री राहत कोष हो गया, या किसी को दान देते हैं मंदिर में, या जहां भी दान देते हैं, अगर दान की गई राशि उसको हम लोग क्या करते हैं, छूट योग्य राशि मानते हैं। ठीक है, पूरा का पूरा छूट। ठीक है, तो अगर आप सेकेंड स्टेप में क्या आएगा, अगर दान की गई राशि है, ठीक है, आप लोग जितना पैसा दान दिए हैं उसको हम लोग क्या करेंगे, कुल वार्षिक आय में घटा देंगे। ठीक है, और ये कुल वार्षिक आय जितना रहेगा उसमें टैक्स, पूरे का पूरे में टैक्स नहीं लगेगा। अगर आप दान दिए हैं, किसी को दान दिए हैं, ठीक है, तो वो दान की गई राशि को ना, उसको अलग आप माइनस कर दीजिएगा, किसमें, कुल वार्षिक आय में। ठीक है, तो कुल वार्षिक आय में माइनस किए तो ये शेष आय आ गया, शेष आय। तीसरा स्टेप, पहला स्टेप क्या है, कुल वार्षिक आय निकालना। दूसरा स्टेप क्या है, दान की गई राशि। हर क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा दान की गई राशि, क्योंकि हर व्यक्ति दान नहीं करता। ठीक है, तो हर क्वेश्चन में दान की गई राशि नहीं रहेगा। अगर दान की गई राशि है तो उसको लिखिए, दान की गई राशि, कितना राशि दान किया है, उसको हम लोग छूट की राशि बोलते हैं। ठीक है, छूट की राशि मतलब
कुल वार्षिक आय में आप क्या करो, दान की गई राशि को माइनस कर दीजिए। ठीक है, कुल आय में दान की गई राशि को, कुल आय रहेगा कुल वार्षिक आय, ठीक है, उसमें दान की गई राशि को माइनस कर देंगे ना तो शेष आय निकलेगा। ये तीसरा स्टेप है। ठीक है, 3 स्टेप हो गया। पहला स्टेप क्या है, कुल वार्षिक आय निकालना। दूसरा अगर दिया है, अगर दान किए हुआ तो दान की गई राशि को क्या करो, कुल वार्षिक आय में से माइनस कर दो तो क्या निकलेगा, शेष आय। ठीक है, तो शेष आय। ठीक, इसके बाद आता है स्टेप 4। ठीक है, हमको क्या करते हैं, कई बार क्या होता है, हम लोग जितना कमाते हैं उसमें हम लोग अगर टैक्स में बचत करना चाहते हैं, हम लोग क्या करते हैं, अपना जीवन बीमा पॉलिसी कराते हैं। ठीक है, या तो भविष्य निधि में जमा करते हैं, पोस्ट ऑफिस में हम लोग जमा किए रहते हैं। ठीक है, तो वो सबको जमा किए रहते हैं तो आप लोग क्या करो, पूरे उसमें वो हम लोग का छूट योग्य राशि है, उसमें भी हमको छूट मिलेगा। ठीक है, जैसे मान लो मैं 5 लाख कमाता हूं, ठीक है, 5 लाख बाई चांस कमा रहा हूं, अगर उसमें अगर मैं 1 लाख रुपए का बीमा करवाया हूं ये सब, तो ये 5 लाख कमा रहा हूं, पूरा 5 लाख में टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, मान लो मैं 5 लाख कमा रहा हूं, 5 लाख कमाया, ठीक है, तो 5 लाख कमाया, उसमें मैं 10,000 रुपए दान दिया। ठीक है, कितना, मान लो 50,000 रुपए दान दिया, तो मेरा शेष आय कितना हो जाएगा, 4,50,000। ठीक है, 4,50,000 हो गया। ठीक है, ये शेष योग्य मतलब शेष आय हो गया। ठीक है, ये 50,000 क्या किया, छूट कर दिए। ठीक है, वो दान किया। अब मेरे पास 4,50,000 रुपया है। ठीक है, तो मैं इसमें भी अगर टैक्स बचाना चाहता हूं, ठीक है, इसमें इतने में पूरे में टैक्स नहीं देना चाहता, तो अगला स्टेप क्या है, 80 सीसी के अंतर्गत क्या है, कुल राशि हम लोग कितना राशि जमा किए वो निकालते हैं। ठीक है, मान लो मैं LIC कराया, जीवन भविष्य निधि में जमा किया, ये सब राशि को जोड़कर मतलब जितना रुपए आप लोग जमा किए हो वो राशि आता है अगला स्टेप। ठीक है, ये आता है, जैसे क्या क्या राशि आता है अगला स्टेप में, 80 सीसी जीवन बीमा, ठीक है, यूलिप में जमा, ठीक है, सामान्य भविष्य निधि में गृह ऋण हो गया, गृह ऋण मतलब हाउस लोन, ठीक है, बच्चों को दे शिक्षण शुल्क मतलब ट्यूशन फीस, और सावधि जमा खाता, ठीक है, फिक्स डिपॉजिट, और ये क्या होता है, समूह बीमा। ठीक है, इन सब में भी हमको छूट मिलता है। अगर आप इन सब का उपयोग कर रहे हैं, आप अपने पैसे को इन सब में इन्वेस्ट किए हैं, ठीक है, तो भी आपको आयकर में छूट मिलेगा। ठीक है, तो आप क्या करो, अगर आप किसी 2 में कर रहे हो, जीवन बीमा में मान लो 50,000 रुपया कर रहे हो, और इसमें सामान्य भविष्य निधि में भी 50,000 कर रहे हो, तो केवल दोनों को क्या करना है, आपको जोड़ना है। ठीक है, तो वो कुल राशि आ जाएगा, जितना रहेगा, जितना इन्वेस्ट कर रहे हैं सबको क्या कर दो, योग कर दो। वो क्या हो गया आप लोग का भविष्य, मतलब ये हो गया कुल जमा राशि। ठीक है, इसके अंतर्गत, ठीक है, आयकर की धारा 80C अंतर्गत जमा कुल राशि आ जाएगा। ठीक है, ये अगला स्टेप है। ठीक है, अब क्या होता है, अगला स्टेप क्या होता है, कर, हाँ, इसमें एक और चीज याद रख लिया, देखो हम लोग का मान लो 4,50,000 है। ठीक है, अब बचा शेष आया 4,50,000। अगर मैं 1 लाख रुपए इन सब में इन्वेस्ट किया हूं, जमा किया हूं, ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, कर योग्य राशि निकालेंगे ना, तो क्या करेंगे, 1 लाख को क्या करेंगे हम लोग, माइनस कर देंगे। ठीक है, 1 लाख को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, कितना बचेगा, 3,50,000 बचेगा। ठीक है, 3,50,000 रुपया हमारे पास बचेगा। कैसे निकाले, कर योग्य राशि, मतलब हमको इसी में टैक्स बचेगा, लगेगा। ठीक है, अब हम लोग कमाते थे कितना, 5 लाख, परंतु 5 लाख में टैक्स नहीं दिया, इसमें क्या किया, 50,000 रुपए मैं क्या कर दिया, किसी को दान दिया था। ठीक है, दान दिया था, या राहत कोष में या प्रधानमंत्री राहत कोष में दान दिया था, कितना, 50,000, तो कितना में आयकर शेष आय कितना आया, 4,50,000, क्योंकि 50,000 को तो मैं दे दिया ना, तो वो तो मेरा कमाई है नहीं, तो कितना है, 4,50,000 वो मेरा कमाई है। ठीक है, ये बचा है। अब मैं क्या किया, कुछ इन्वेस्ट किया अच्छे कामों में, भविष्य के लिए 1 लाख रुपया और इन्वेस्ट कर दिया, तो क्या हुआ, इसको माइनस करना, शेष आय में कितना आएगा, 3,50,000 आएगा। ठीक है, समझ में आया, तो 3,50,000 में अब मैं टैक्स पटाऊंगा, ना कि 5 लाख में। 5 लाख कमाता था, परंतु ये सब मैं इन्वेस्ट किया, तो ये सब को माइनस करने के बाद कितना बचा मेरे पास, 3,50,000 में मैं
इन्वेस्ट करूंगा, कमाऊंगा, मतलब ये टैक्स टैक्स लगेगा, ठीक है, 3,50,000 में। तो कर योग्य राशि कैसे निकाले? शेष आय जितना आय रहेगा, ये देखो शेष आय में क्या करोगे, कुल जमा राशि हम लोग 80cc के तहत कुल राशि जमा करते हैं, उसको दोनों को माइनस कर दोगे, कर योग्य राशि आएगा, मतलब जिस पर हम कर लगाएंगे, ठीक है, जिस पर हम लोग टैक्स पटाएंगे वो राशि आएगा, ठीक है। शेष आय में से कुल जमा राशि को आप माइनस कर दीजिएगा तो आएगा, ठीक है। अब ये कर योग्य राशि आ गई जिस पर हमको टैक्स पटाना है, ठीक है, परंतु इसमें एक कंडीशन है, उसके बाद आगे टैक्स की गणना कैसे करेंगे, ये तो यहां तक तो काम हो गया, ठीक है। इसमें एक बात और रखिएगा, देखो कई लोग क्या सोचते होंगे, सर 1 लाख को बस माइनस किए हैं आयकर में, हम कहीं 2 लाख इन्वेस्ट कर दे तो, कहीं 2 लाख इन्वेस्ट कर दिए तो इसमें याद रखिएगा आप अधिकतम 1 लाख रुपए में छूट प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, अधिकतम 1 लाख रुपए। कई लोग क्या करेंगे 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं तो 1.5 लाख को माइनस नहीं करना है शेष आय में, कितने को माइनस करना है, कब, अधिकतम 1 लाख, आप 90,000 भी हो सकता है, 50,000 भी हो सकता है, जो भी हो सकता है, परंतु 1 लाख से अगर ज्यादा हुआ तो भी आप किसको लोगे, 1 लाख रुपए को माइनस करना, क्योंकि अधिकतम छूट इसमें 1 लाख रुपए तक ही आप अधिकतम छूट प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। तो आप लोग 1.5 लाख इन्वेस्ट करो चाहे 2 लाख करो, अधिकतम छूट के इसमें करेंगे 1 लाख रुपए, ठीक है। आप लोग के मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम लोग क्या किए, 50,000 इसमें छूट कराए, 1 लाख इसमें छूट कराए, तो 1.5 लाख तो वैसे छूट हो गया, आप बोल रहे हैं कि 1 लाख में छूट चाहिए। देखो ये आप बात याद रखिए, इसलिए इसको अलग से लिखा हूं, दान की गई राशि अब हम लोग दान कर दिए ना, तो हम उसको इन्वेस्ट नहीं किए हैं, हम उसको इन्वेस्ट नहीं किए, हम दे दिए हैं, इसलिए इसको हम पहले ही माइनस कर दिए, हम लोग उसको दे दिए। अगर हम लोग इसमें जोड़ के करते तो 1.5 लाख का हम लोग इन्वेस्ट किया ऐसा बोल के, तो 1 ही लाख को तो माइनस करते तो हम लोग को लॉस हो जाता, ठीक है, क्योंकि 50,000 तो हमारा पैसा है ही नहीं, हम किसी को दान कर दिए हैं, ठीक है, इसलिए इसको पहले आप दान की गई राशि को पहले ही माइनस कर दो, उसके बाद इन्वेस्ट किए हो उसको आप माइनस करना, तो क्या निकलेगा, कर योग्य राशि निकल जाएगा। अब ये कर योग्य राशि निकल गया, इसमें शेष आय ऋण कुल जमा राशि, ठीक है, तो कर योग्य राशि को हर में निकालना है, बहुत बहुत आसान है, ठीक है। कर योग्य राशि निकालने के बाद हम क्या निकालते हैं, देय आयकर, मतलब हम ये कर योग्य राशि हम कितने में टैक्स पटाएंगे। अब देय आयकर मतलब होता है कितना टैक्स पटाएंगे, ठीक है, ये कितने रुपए में हम टैक्स पटाएंगे ये है। अब अगला क्या होता है, कितना टैक्स पटाएंगे उसको निकालना है, ठीक है, देय आयकर। तो इसमें कंडीशन दिया रहेगा, ये जो मान लो आपके पास कितना है, 3,50,000, ठीक है, कर योग्य राशि निकला है 3,50,000, ठीक है, तो इसको कैसे करें, ये कंडीशन दिया रहेगा ना, ये हर में अलग अलग कंडीशन रहेगा, इस कंडीशन के अनुसार ये हर में अलग अलग कंडीशन रहेगा, आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा, ठीक है। तो ये कैसा है, देखो 2 लाख रुपए तक शून्य कर, ठीक है, मतलब 3.5 लाख कमाते हैं आप, मतलब ये कर योग्य राशि निकला है, उसमें 2 लाख तक तो कोई कर नहीं लगेगा, कोई टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। उसके बाद क्या बोले, 2 लाख से 5 लाख रुपए तक कितना प्रतिशत लगेगा, 10%, और 5 लाख 1 रुपए से 10 लाख तक 20%। मान लो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, यही आपको समझना है, अगर ये समझ गया तो पूरा आपको कोई भी क्वेश्चन आए आपसे आसानी से हल हो जाएगा। तो ये देखो 2 लाख रुपए तक तो शून्य कर, मैं आप लोग को इसका बता देता हूं कि कैसे आप लोग को समझाने के लिए, मान लो मैं ये 0 हो गया, 1 लाख, 2 लाख, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये मैं इसको लिख दिया हूं, ठीक है, आपको समझाने के लिए, ठीक है। अब देखिए इसमें बोले 2 लाख रुपए तक शून्य कर, मतलब हमारे पास जितना है 2 लाख रुपए तक क्या लगेगा, शून्य कर, ठीक है। अब 2 लाख से 5 लाख तक कितना लगेगा, 5%, ठीक है, 10%, ठीक है, दिया रहेगा। 5 लाख से 10 लाख तक 20%। तो आप देख सकते हैं 2 लाख से 5 लाख के बीच में आपके पास कितना रुपए है, ठीक है, कितना आएगा, 5 में से 2 घटाओगे तो यहां पर 3 लाख आएगा, ठीक है। अगर आपके पास 2 लाख के बाद अगर 5 लाख रुपए है आपके पास, ये तो 3.5 लाख है, ये बात की बात समझेंगे, अगर ये यहां पर कितना आएगा, 3 लाख आएगा। अगर 2 लाख, देखो 2 लाख तक तो शून्य का, टोटल 5 लाख है आपके पास मान लो,
तो 2 लाख तक तो शून्य कर, तो 2 लाख से उस पार मतलब 2 लाख के बाद 5 लाख तक में आपके पास कितना हुआ, 3 लाख तो बचा ना, तो 3 लाख का क्या लगेगा, 10% लगेगा। ठीक है, ठीक है। अगर आपके पास 10 लाख भी है, 10 लाख है मान लो, तो क्या लगेगा, 5 लाख से 10 लाख के बीच कितना लगेगा, कितना लगेगा, 20% कंडीशन में दिया। तो आप लोग देख सकते हैं 10 लाख से 5 लाख के बीच में कितना लाख है, 5 लाख, तो 5 लाख का कितना लगेगा, 20%। ठीक है, अब इसको जोड़ देना तो ये कर योग्य राशि आ जाएगा। परंतु हम लोग यहां पर आ रहे हैं अभी 3 लाख, हमारे पास 3,50,000 है। ठीक है, तो कैसे यहां पर कैसे गणना करेंगे, एक एग्जांपल लेके और बताऊंगा, उसके बाद आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, 3,50,000 है हमारे पास, ये देखो 0 से 2 लाख तक तो कितना कर, 0 शून्य। ठीक है, इसके बाद 3,50,000, ये 2 लाख हो गया, 3 लाख हो गया, यहां पर 3,50,000 है, 3,50,000। ठीक है, तो इसमें 2 लाख के बाद देखो, इसमें 10%, 2 लाख के बाद आपके पास कितना रुपए, देखो 2 लाख को निकाल दिए, 2 लाख के बाद आपके पास कितना बचा, 1.5 लाख बचा ना, 2 लाख और 1.5 लाख को जोड़ोगे कितना आएगा, 3.5 लाख आएगा। तो 2 लाख तक तो 0 कर है और आपके पास 3.5 लाख है टोटल, तो 3.5 लाख में 2 लाख को निकाल दिए। ठीक है, तो कितना बचेगा, 2 लाख और 3.5 लाख के बीच में कितना आएगा, 1.5 लाख, 1.5 लाख आएगा। 1.5 लाख का क्या निकालना पड़ेगा आपको, 10%। ठीक है, ये निकालोगे, 1.5 लाख का 10% निकालोगे ना, तो यही क्या आएगा, इसका कर योग्य राशि। इसके बाद तो 5 लाख तक पहुंचने के सवाल ही पैदा नहीं होता, आपके पास तो 3.5 लाख है ना, तो 3.5 लाख का कर निकालना है, तो 2 लाख तक कितना, 0, और 2 लाख के बाद जो बच गया वो तो क्या हो गया, ये 3.5 लाख, मतलब जितना बच गया उसका 10% निकाल दीजिएगा। ठीक है, तो 1.5 लाख का 10% निकालोगे आप, है ना, तो 10% निकालोगे कितना आएगा, इसका 15,000 आएगा। 1.5 लाख का निकालोगे 10% कितना आएगा, 15,000 आएगा। ठीक है, ये 0 कट गया, 15,000 रुपए क्या आएगा, कर योग्य आयकर, मतलब हम लोग जितना टैक्स पटाएंगे ना वो 15,000 रुपए अभी आया है। इसके बाद एक कंडीशन आता है, ये दे आयकर समझ गए कैसे निकालते हैं। अगर ये ऐसा रहता, मान लो ये 7 लाख रहता, और समझाने के लिए आपको समझा रहा हूं, देखो ये तो 15,000 निकला है, ठीक है, 3.5 लाख का। ठीक है, इसी में अगर ये दे आयकर, ये कर योग्य राशि अगर 7 लाख रहता, कितना रहता, 7 लाख। अगर 7 लाख है तो 7 लाख का अगर कर योग्य राशि 7 लाख आता बाई चांस, तो कैसे निकालते हैं टैक्स। ठीक है, इसको कंडीशन में 2 लाख रुपए तक तो हमारे पास शून्य कर है। ठीक है, शून्य। अब यहां पर तो 7 लाख है ना अपने पास, ठीक है, तो 5 लाख के ऊपर भी जाएंगे। ठीक है, तो 2 लाख से 5 लाख, 2 लाख 1 रुपए से 5 लाख तक 10%, तो यहां पर 5 लाख तक कितना कर रहेगा, 10%, तो यहां पर कितना आएगा, देखो कितना, 5 में से 2 को घटा दोगे कितना आएगा, 3 लाख। 3 लाख का कितना रहेगा, 10%। समझ में आया, 10%। ठीक, अब 3 लाख से ऊपर ये 5 लाख तक हो गया, 5 लाख तक का यहां पर पूरा हो गया। ठीक है, हमारे पास कितना है, 7 लाख है, तो 5 लाख के बाद देखो कितना, 7 लाख तक, 7 लाख है ना, तो 7 में से 5 लाख को घटा दोगे तो कितना आएगा, 2 लाख, ये 2 लाख। ठीक है, 2 लाख का कितना, 20%। ठीक है, ऐसा करके हम लोग को निकालना है। देखो आप लोग ये समझिए ये कैसे आया, देखो 2 लाख तक शून्य का। ठीक है, अब ये 3 लाख कैसे आया, हम लोग क्या किए, हम लोग के पास 5 लाख से ऊपर है, तो 5 लाख में 2 लाख को घटा दिए तो क्या आ गया, 3 लाख आ गया। ठीक है, अब 5 लाख से 1 रुपये से 10 लाख तक 20% कर है, तो 10 लाख में से 5 लाख को घटाओगे तो 5 लाख आएगा, परंतु हम तो 10 लाख तो कमा ही नहीं रहे ना, हम कितना कमा रहे, 7 लाख कमा रहे, तो 7 लाख में 5 लाख को घटा दोगे कितना आएगा, 2 लाख आएगा। उसका क्या निकालेंगे, 20%। आप ऐसे भी समझ सकते हो, आपको समझाने के लिए मैं 1 2 3 4 5 6 7 लिख के किया हूं। अगर आसानी, आप तो आसानी से समझ जाएंगे, अगर समझ जाएंगे तो देखो 2 लाख तक शून्य कर, अगर आपके पास 5 लाख से ऊपर है तो 5 लाख में से 2 लाख को घटाओगे, उसके तो 3 लाख आया, उसका 10%। अगर 10 लाख से कम है तो जितना 5 लाख से ऊपर रहेगा उसमें से
5 लाख को घटा दोगे तो ये निकल जाएगा 20%। ठीक है, अब इसका 10% निकालेंगे 3 लाख का, तो कितना आएगा? 30,000 आएगा। ठीक है, ये आएगा 30,000 धन 2 लाख का अगर 20% निकालोगे 10% कितना आएगा? 20,000 आएगा। और 20% कितना आएगा? 40%, 40,000 आएगा। ठीक है, ये ऐसा। ठीक है, इसका 20% निकालेंगे, निकाल के चेक कर सकते हैं हम लोग। 2 लाख का 20%। ठीक है, ये 0 0 0 0 2 दूनी 4, मतलब 40,000 आएगा। ठीक है, इसका 40,000 आया और टोटल दे आएगा कितना हो जाएगा? 40,000 और 30,000 कितना हो जाएगा? 70,000। ठीक है, 70,000 70,000 रुपए। ठीक है, कितना हो जाएगा? 70,000 रुपए हमको दे आयकर निकल गया। अब दे आयकर के बाद हमको कुछ अगला पॉइंट आता है, शिक्षा उपकर भी रहता है। ठीक है, जो ये भी कंडीशन दिया रहेगा, शिक्षा उपकर कितना होता है, कितना प्रतिशत दिया रहता है, इसमें 3% दिया है, ये दिया रहेगा आपके क्वेश्चन में कितना लगता है शिक्षा उपकर भी। तो ये क्या होता है, शिक्षा उपकर हम जितना टैक्स पटाते हैं ना उसका टैक्स देंगे। और ठीक है, वो शिक्षा उपकर के रूप में दिया जाता है। तो जैसे मान लो ये 70,000 रुपए हम लोग टैक्स दे रहे हैं दे आयकर, उसका 3% भी और देंगे, तो मतलब उसका 3% निकालिएगा। 3/100 3%, तो ये 20 का था 7 या 21, ये आएगा 2,100 रुपए और टैक्स देंगे। तो कुल कर निकालना है तो क्या आएगा? दे आयकर, मतलब ये कितना है? 70,000 हम लोग पटाना था, उसमें शिक्षा उपकर भी दिए 2,100 रुपए। ठीक है, उन दोनों को जोड़ोगे तो कुल कर निकल जाएगा। आप लोग इसको एक बार और समझिए, मैं स्टेप बाय स्टेप, इतने स्टेप में ही बनेगा। अगर ये समझ गया तो आयकर के निकालने का कोई भी क्वेश्चन आएगा, चाहे आप भविष्य में अपने लिए निकालो, ठीक है, आप इसी तरीके से निकालना है आपको। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं कि कैसे सबसे पहला काम क्या है, हमको कुल वार्षिक आय निकालना है। ठीक है, उसके बाद क्या निकालना है? दान की गई राशि। ठीक है, हम लोग अगर दान दिए हैं तो, अगर नहीं दिए रहेंगे तो कुल वार्षिक आय ही क्या हो जाएगा? शेष आय होगा। ठीक है, तो कुल वार्षिक आय है, उसमें हम लोग कुछ पैसा दान दे दिए हैं, तो क्या उसमें से कुल वार्षिक आय में दान की गई राशि को ज्ञात कर घटाएंगे, कितना आ जाएगा? शेष आय निकल जाएगा। ये शेष आय निकला। उसके बाद हमको छूट योग्य और राशि निकालेंगे, जो हम लोग इन्वेस्ट करते हैं, कुल जमा राशि। तो ये क्या है? आयकर की धारा सी के अंतर्गत जमा कुल राशि, ये सबको जितना जमा किया है उसको जोड़ देंगे और शेष आय में से घटा देंगे, तो कितना आएगा? कर योग्य राशि आएगा। बस याद रखिएगा कि हम अधिकतम छूट कितने में प्राप्त कर सकते हैं? 1 लाख रुपए में। ये आ गया 5वां स्टेप। ठीक है, अब क्या होगा? दे आयकर की गणना एक कंडीशन दिया रहेगा, उसमें करना है। ठीक है, जितना टैक्स देंगे उस पे शिक्षा उपकर पर, ठीक है, और निकालेंगे 3% जो भी दिया रहेगा, टैक्स पर टैक्स करेंगे। ठीक है, उसके बाद दे आयकर और शिक्षा उपकर को जोड़ देंगे तो कुल कर निकलेगा। यही स्टेप आपको फॉलो करना है। अगर ये स्टेप आपको समझ में आया होगा तो ये एक्सरसाइज, जिसमें से कोई भी क्वेश्चन आपके पास को आएगा, आप आसानी से बना लेंगे। ठीक है, मैं इसमें से इस टॉपिक का 1 या 2 क्वेश्चन आपको समझाऊंगा, बाकी क्वेश्चन को आपको ही बनाना है, ये स्टेप को समझना है और इसी स्टेप के अनुसार बनाना है। 1-2 क्वेश्चन बताता हूं, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा और बाकी क्वेश्चन को तो आपको ही हल करना पड़ेगा। ठीक है, मैं 2 क्वेश्चन आपको समझाता हूं। ठीक है, हम कराधान के प्रश्नावली 2 का पहला क्वेश्चन, अगर आप आयकर की गणना कैसे किया जाता है, मैं उसका स्टेप बाय स्टेप 8 स्टेप में बताया हूं कि कैसे किया जाता है। अगर आप उसको समझ गए होंगे तो ये क्वेश्चन तो बहुत आसानी से हल हो जाएगा। वो 8 स्टेप को मैं साइड में एक लिख दिया हूं, उसी स्टेप के अनुसार हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये 8 स्टेप को मैं अभी समझाया हूं। ठीक है, उन्हीं स्टेप को यहां पर लिखा हूं और यहां पर बनाने की कोशिश करते हैं। प्रश्न नंबर 1 क्या बोल रहा है? वित्तीय वर्ष 2013-14 में एक शासकीय कर्मचारी की वार्षिक आय कितना है? 4,10,000 रुपए। वह प्रतिमाह 4,000 रुपए अपने सामान्य भविष्य निधि खाते तथा 24,000 रुपए वार्षिक जीवन बीमा प्रीमियम में जमा करता है।
वह 25,000 रुपए का राष्ट्रीय बचत पत्र खरीदता है, प्रधानमंत्री राहत कोष जो 100% कर मुक्त है, ठीक है, में 20,000 रुपए तथा एक वृद्धाश्रम में 12,000 रुपए का 50% कर मुक्त दान करता है। ये दान करता है किसमें किसमें? प्रधानमंत्री राहत कोष में और वृद्धाश्रम में 12,000, ठीक है। परंतु 12,000 का 50% ही कर मुक्त है, याद रखिएगा। पूरा 12,000 का 12,000 कर मुक्त नहीं है, कितना? 50% कर मुक्त है उसका, ठीक है। उसके द्वारा वर्ष के अंत में देय आयकर की गणना कीजिए, ठीक है। सभी बचत 1 लाख रुपए तक मुक्त है, मतलब जो राष्ट्रीय बचत में ये सब में जमा करता है ना, मैक्सिमम कितना आप माइनस कर सकते हैं? 1 लाख रुपए तक, जो कि मैं अभी बता चुका हूं आपको। आयकर की दरें निम्नानुसार है, मतलब 3 कंडीशन दिया है। 2 लाख रुपए तक शून्य कर, 2,01,000 रुपए से 5 लाख रुपए तक 10% कर, 5,01,000 रुपए से 10 लाख रुपए तक कितना? 20% कर, ठीक है। उसके बाद शिक्षा उपकर भी दिया है कंडीशन, ये वाला पॉइंट निकालते हैं हम लोग। उसमें शिक्षा उपकर पर देय आयकर का 2% हम लोग देय आयकर जितना देंगे उसका 2%, और माध्यमिक और उच्च शिक्षा पर देय आयकर का 1%, मतलब कुल मिला के कितना प्रतिशत है? 3% है, ठीक है। परंतु ये अलग अलग दे दिया है, ठीक है, तो अलग अलग ही निकाल लेंगे। अब हल करते हैं कि कैसे हल, ठीक है। पहला स्टेप क्या है हमारा? कुल वार्षिक आय निकालने का, ठीक है। पहला स्टेप क्या है? कुल वार्षिक आय निकालना। तो सबसे पहला पॉइंट क्या आता है? कुल वार्षिक आय। कुल वार्षिक आय ये कितना दिया है उसको लिख लो। कुल वार्षिक आय इसमें तो सीधा वार्षिक आय दे दिया है, मंथली नहीं दिया है। महीने का दिया रहता तो उसको हमको वर्ष में बदलना पड़ता, तो ये दे दिया। कितना दिया है? 4,10,000 रुपए, ठीक है। कितना है? 4,10,000 रुपया एक वर्ष में कमाता है। दूसरा स्टेप क्या है? दान की गई राशि अर्थात कर मुक्त राशि, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या है इसका? दान की गई राशि। दान की गई राशि कितना रुपया दान किया है, अर्थात क्या है? कर मुक्त राशि, ठीक है। कितना कर मुक्त राशि है, देखो ये कैसे ज्ञात करेंगे? इसमें क्या दिया देखो, कहां किसमें किसमें दान दिया? प्रधानमंत्री राहत कोष में दान किया है, ठीक है। में 100% कर मुक्त है 20,000 रुपया। ये क्या आ गया? 20,000 रुपया एक आया, ठीक है। 20,000 रुपया कितना किया? दान किया है, ठीक है। ये 100% है, ठीक है। और किसमें दान किया है? वृद्धाश्रम में 12,000 रुपए दान किया है, परंतु कितना? 50% ही कर मुक्त है, मतलब 12,000 रुपए भी दान किया है वो, ठीक है। 12,000 रुपए का कितना? 50% ही कर मुक्त राशि है, ठीक है। आप इस यहां पर एक शब्दों में भी लिख सकते हैं। प्रधानमंत्री, यहां पर लिख दीजिएगा प्रधानमंत्री राहत कोष में दान, धन वृद्धाश्रम में, मतलब ऐसा यहां पर प्रधानमंत्री राहत कोष में दान, धन वृद्धा आश्रम का में दान का 50%, ऐसा शब्दों में भी लिख दीजिएगा, ठीक है। अब इसको आगे हल करते हैं, तो ये 2,000 आया, 20,000, ठीक है। धन 12,000 का 50%, मतलब कैसे निकालेंगे? 12,000 का 50%, 6,000 आएगा। ये कैसे निकालेंगे? का मतलब गुणा 50 और प्रतिशत का मतलब 1/100, तो ये 0 कट गया, 0 कट गया। कितना आया? कितना आया देखो? 20,000 धन, इसको गुणा कर दो, 12 पंचे 60, 6,000 रुपए, ठीक है। कितना? 20,000 धन कितना आएगा? 20,000 धन 12 पंचे 60, ये 60 हो गया, 2 0, 6,000 रुपए, ठीक है। 6,000 टोटल कितना आया? ये देखो जोड़ोगे तो 0, 20 और 6 26, कितना आएगा? 26,000, ठीक है। 26,000 रुपए, ठीक है। ये दूसरा निकल गया। क्या? दान की गई राशि निकला कितना? 26,000 रुपए। आप लोग निकाल सकते हैं इसको, ठीक है। इसके बाद 2 स्टेप कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब तीसरा आता है शेष आय। तीसरा पॉइंट क्या आता है? शेष आय, ठीक है। जरूरी नहीं कि हर में दान की गई राशि दिया रहेगा, हर में नहीं दिया रहेगा। जब दिया रहेगा तब निकालिएगा कर मुक्त राशि, ठीक है।
शेष आय क्या है, देखो इसमें कुल वार्षिक आय कितना, कुल वार्षिक आय में किसको माइनस कर दोगे आप, किसको, कर मुक्त राशि, कर मुक्त राशि, ठीक है। इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा, देखो कितना है, कुल वार्षिक है 4,10,000 में आप किसको माइनस करोगे, 26,000 को। देखो माइनस करना है आपको तो आप डायरेक्ट माइनस कर सकते हैं, ठीक है, या तो फिर एक के नीचे एक लिख के, अगर आपको तकलीफ होगा कि ऐसा माइनस करने में तो आप ऐसा लिख के माइनस कीजिएगा, 4,10,000, ठीक है, इसमें 26,000 को ये 0 0 0, ठीक है, 6 और ये 2 ऐसा करके लिख के माइनस कर दीजिएगा। ये 0 आया 0 आया 0, ये तो 0 में 6 नहीं जाएगा तो 10 में 6 का 4, फिर ये तो 0 1 तो दे दिए हम लोग, कितना बच गया 0, तो ये यहां से लिए 4 से, तो ये कितना हो जाएगा 10, 10 में 2 गया 8 और ये 3 बचा, कितना आया 3,84,000, ठीक है, 3,84,000 रुपए, ठीक है, ये आया, ठीक है। शेष आय कितना बचा, 3,84,000, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग का, ये तो हो गया, अब क्या करते हैं 80 आयकर की धारा 80C अंतर्गत जमा कुल राशि, वो चौथा पॉइंट को निकालते हैं हम लोग, ठीक है। आयकर की धारा 80C के अंतर्गत कितना, अंतर्गत जमा राशि, कुल जमा राशि, ठीक है। ये कैसे निकालेंगे, ये देखिएगा, ये जो दिया है उसको सबको क्या करो, जिसपे आप जमा कर रहे हो पैसा उसको लिख दीजिए। जैसा पहला क्या है, देखो ये प्रति माह 4,000 रुपए सामान्य भविष्य निधि, ठीक है, ये प्रति माह जमा कर रहे हैं 4,000 रुपए सामान्य भविष्य, आप लिख सकते हो सामान्य भविष्य निधि, ठीक है, भविष्य निधि में 4,000 प्रति माह, मैं सबको कर देता हूं इसमें जो दिया है, ठीक है। और क्या दिया है, निधि खाते तथा ये वार्षिक जीवन बीमा प्रीमियम मतलब LIC, ठीक है, LIC में। और क्या दिया है, देखो किसमें जमा करता है, राष्ट्रीय बचत, ये तीनों में क्या करता है, ये जमा करता है। परंतु आप लोग देख सकते हैं कि ये 4,000 प्रति माह जमा कर रहा है, तो हमको तो वार्षिक निकालना है ना, तो 4,000 गुणा एक माह में 4,000, तो 4,000 गुणा 12 करोगे तो वार्षिक निकलेगा, ठीक है। यहां पर ध्यान दीजिएगा कि वार्षिक बोल रहा है कि मंथली बोल रहा है, ये वार्षिक में निकालना है हमको, ये मंथ में दिया है तो वार्षिक का निकाले तो प्रति माह 4,000, तो 12 माह में। फिर LIC देखो, LIC का वार्षिक बोला है कि कुछ करने की जरूरत नहीं, 24,000 को जोड़ दो, ठीक है। धन राष्ट्रीय बचत में कितना आता है, 25,000, ठीक है। अब देखो इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो 12 चौक 48, ठीक है, 48,000 किसमें आ गया, ये 48,000 रुपया भविष्य निधि में, ठीक है, सामान्य भविष्य निधि में 24,000, ठीक है, ये इसको दोनों को जोड़ देते हैं, 24,000 और 25,000 कितना हो जाएगा, 25 25 50 होता है, 25 और 24 कितना होगा, 49,000, ठीक है, 49,000। अब इसको जोड़ोगे कितना आएगा, टोटल करोगे तो कितना आएगा, आप लोग जोड़ लेना, कितना आएगा 97,000 रुपए, ये आ गया। यहां तक समझ में आया होगा, बहुत आसान है, ठीक है, 97,000। अब इसमें कंडीशन क्या बोल रहा है, 1 लाख रुपए तक ही छूट प्राप्त की जा सकती है, 1 लाख रुपए तक, 1 लाख रुपए से 1 रुपया भी हो गया तो भी 1 लाख रुपया को ही आप माइनस कीजिएगा, इसमें तो कितना है 97,000 रुपया है, ठीक है, मतलब 1 लाख से कम है, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। अब क्या निकालना है, 4 पॉइंट हो गया, अब कर योग्य राशि निकालना है, ठीक है। तो कर योग्य राशि 5वां पॉइंट, ठीक है, तो 5वां पॉइंट क्या है, कर योग्य राशि, ठीक है, 5वां पॉइंट है कर योग्य राशि, ठीक है, कर योग्य राशि। कर योग्य राशि कैसे निकालेंगे, शेष आय में से कुल जमा राशि को घटा देंगे, मतलब जितना शेष आय है हमारे पास, शेष आय माइनस कुल जमा राशि, ठीक है, कुल
जमा राशि, ठीक है, उसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। शेष आय कितना है, ये देखो 3,84,000, ये हमारे पास कुल मतलब शेष आय है। उसमें क्या करेंगे, 97,000 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है। अब इसको माइनस करते हैं तो कितना आता है, ये देखो माइनस करोगे आप तो ये आपको अगर ऐसे में दिक्कत होगा तो वैसे लिखना 3,84,000, ठीक है, इसमें 97,000 को माइनस करना है, ठीक है। देखो जीरो में जीरो, ये जीरो आएगा, जीरो, और 14 में 7 गया 7, ये आ गया 7 बचा, तो ये 17 हो गया, 17 में से 9 गया, कितना आएगा, 9 8 17 8, ठीक है, अरे 2, कितना आएगा, 2,87,000, ठीक है, कितना, 2,87,000 रुपए। ये क्या आया, कर योग्य राशि, मतलब हमको इतना में ही टैक्स पटाना है, कर देना है, ठीक है, यहां तक तो आ गया, ठीक है। अब क्या निकालना है हमको, देय आयकर। छठवां पॉइंट होता है देय आयकर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देय आयकर, ठीक है। देय आयकर का कंडीशन दिया है क्या, 2 लाख रुपए तक शून्य कर, ठीक है, समझ में आया। तो इसको मैं लिख देता हूं, ठीक है, उसके बाद हम लोग वैसे ही सॉल्व करते हैं। देखो 2,87,000 रुपए ही कमा रहा है, मतलब इसको टैक्स पटाना है इतना में, ठीक है। तो कैसे लिखते हैं, 2 लाख रुपए तक शून्य कर, तक शून्य, ठीक है। धन सबको जोड़ेंगे देय आयकर में, सबको निकालने के बाद जोड़ देते हैं, क्या है उसके बाद देखो 2 लाख 1 रुपए से 5 लाख रुपए तक कितना है, 2 लाख 1 रुपए, ठीक है, 2 लाख 1 रुपए से 5 लाख रुपए तक कितना, 10%, ठीक है। ये जो दिया है तो आप याद रखिए, आपके पास तो और आगे कंडीशन भी है, थर्ड 5 लाख 1 रुपए से, परंतु आपके पास तो 5 लाख 1 रुपए तो है, 5 लाख तो है ही नहीं, तो वो कंडीशन को लिखने की जरूरत नहीं। आपके पास 2 लाख से ऊपर है, ठीक है, परंतु 2 लाख 5 लाख रुपए तक के बीच है, तो आप लोग दूसरा कंडीशन तक ही लिखिए। अगर ये 5 लाख से ऊपर रहता है 6 लाख 7 लाख, तो तीसरा कंडीशन को भी जोड़ते। अब देखो इसको ये कैसे सॉल्व होगा, बहुत आसान है, याद रखिएगा। 2 लाख रुपए तक शून्य कर मतलब ये शून्य है, धन 2 लाख 1 रुपए से 5 लाख रुपए तक आपके पास देखो टोटल कितना है, कितना है आपके पास, 2,87,000 है, ठीक है, जिसमें से 2 लाख को तो कोई कर नहीं लगेगा, तो आपके पास बचा कितना, 87,000। तो 87,000 का आपको क्या निकालना है, 10% निकालना है, ठीक है। तो आप लोग ऐसा कर सकते हैं, 2 लाख से अधिक है, 2 लाख से अधिक है, कितना है, 2,87,000 है, तो 2,87,000 में 2 लाख को घटा देना तो वो निकल जाएगा, कितना आएगा, 87,000 का कितना प्रतिशत, 10% ही टैक्स लगता है। समझ में आया। तब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये जीरो आ गया, तो इस 87,000, ठीक है, 87,000 का 10% कैसे निकालेंगे, का मतलब गुणा ये 10/100, हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। देखो 10 का 10% कैसे निकालोगे, इकाई तरफ से एक हम छोड़ के दशमलव लगा दोगे तो 10% कितना आएगा, 8,700। देखते हैं करके, ये 0 0 कैंसिल, 0 0 कितना है, 8,700 रुपए, 8,700 रुपए, ये क्या है, देय आयकर है, ठीक है, क्या है, देय आयकर। यहां तक का स्टेप 6 खत्म, कुछ नहीं है, आप देखते जाइए, बन जाएगा। अब स्टेप 7 क्या बोल रहा है, शिक्षा उपकर। शिक्षा उपकर में 2 दिया है, एक देय आयकर का 2% और माध्यमिक और उस शिक्षा का उपकर पर 1%, ठीक है, उसको भी निकाल देते हैं तो एक स्टेप और बढ़ जाएगा। ये 7वां स्टेप क्या है, शिक्षा उपकर। शिक्षा उपकर ये क्या बोल रहा है, देय आयकर का 2%, ठीक है, देय आयकर कितना है, 8,700 का कितना, 2%, तो कैसे निकलेगा ये 8,700, ठीक है, का मतलब गुणा 2 आएगा, प्रतिशत का मतलब 1/100, ये 2 जीरो कट गया,
ठीक है। अब इसको आप गुणा कर दो, 7 दूनी 14, 80 लाई 1, 8 दूनी 16 और 1 17, ठीक है, 174 रुपए, ठीक है। ये 2% किसका निकाले, देय आयकर का, ठीक है, 2%। अब एक अगला पॉइंट है इसी में, 8वां पॉइंट क्या बोल रहा है, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा उपकर, ठीक है, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा उपकर। ये भी क्या बोल रहा है, देय आयकर का 1%। देय आयकर क्या है, 8,700 का क्या कितना निकालेंगे, 1%। ये कैसे निकलेगा, 8,700 गुणा 1/100, ये 0 0 कटा, ठीक है, कितना आया 87, ठीक है, 87 रुपए, ठीक है। अब आखिरी पॉइंट क्या है, कुल कर, ठीक है, यहां पर बना देते हैं, ठीक है, क्या है, कुल कर। आंसर ये 8 स्टेप हुए तो 9वां स्टेप कर देते हैं, क्या है, कुल कर। कुल कर क्या होगा, देय आयकर, जो देय आयकर रहता है वो और जितना शिक्षा उपकर है वो सबको जोड़ देंगे, तो देय आयकर धन क्या है, शिक्षा उपकर। एक और पॉइंट आया है, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा उपकर, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा उपकर। अब सबको जोड़ देते हैं, ठीक है। देय आयकर कितना है, देय आयकर कितना निकला, 8,700, कितना 8,700 रुपए, ठीक है। धन शिक्षा उपकर कितना निकला है, 174। धन माध्यमिक शिक्षा उपकर कितना निकला, 87, ठीक है। अब सबको जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा, तो जोड़ते हैं हम लोग कैसे, 0 4 7 4 11, 80 लाई 1, 8 7 15, ठीक है, और 15 और 1 16, ठीक है, 80 लाई 1, फिर 1 और 7 8 और 1 9, ठीक है, और ये 8 का 8, ठीक है, 8,961 रुपए इसको जोड़ोगे तो यही क्या है, हमको इतना रुपए टैक्स पटाना पड़ेगा, ठीक है। 2,87,000 में हमको कितना पटाना पड़ेगा, 8,961 रुपया टैक्स के रूप में देना पड़ेगा, ठीक। प्रश्न नंबर 2 बोल रहा है, नवीन का वित्तीय वर्ष 2013-14 में वार्षिक वेतन 7,20,000 रुपए है, वह सामान्य भविष्य निधि में 4,000 रुपया मासिक जमा करता है, याद रखिएगा, ठीक है। 20,000 रुपया वार्षिक जीवन बीमा की किस्त जमा करता है, 30,000 रुपया राष्ट्रीय बचत पत्र में निवेश करता है, अनाथ आश्रम में 15,000 रुपया दान करता है, जिसका 50% कर मुक्त है, पूरा नहीं 50%, ठीक है। उसके द्वारा वर्ष के अंत में देय आयकर की गणना कीजिए। आयकर की दरें निम्नानुसार है, 2 लाख तक 0%, ठीक है, 2,01,000 रुपए से 5 लाख तक 10% लगेगा, 5,01,000 रुपए से 10 लाख रुपए तक 20%, और 10,01,000 रुपए से अधिक पर 30%। 4 कंडीशन दिया है, ठीक है। और एक इसमें दिया है, शिक्षा उपकर पर क्या होगा, देय आयकर का 2%, और माध्यमिक और उच्च शिक्षा पर कितना, देय आयकर का 1%। एक कंडीशन और दिया है, सभी बचत 1 लाख रुपए तक कर मुक्त है, मतलब ये जो भी हम लोग भविष्य निधि में LIC में जमा कर रहे हैं ना, तो ज्यादा से ज्यादा हम लोग छूट कितने में प्राप्त करेंगे, 1 लाख रुपए। अगर 1 लाख रुपए से अधिक भी है, जैसे 1,10,000 है, तो आप लोग कितने में छूट प्राप्त कर सकते हो, 1 लाख रुपए में, ठीक है। वो 10,000 रुपए का आपका गया, ठीक है, तो उसमें आपको छूट नहीं मिलेगा। अब इसको हल करते हैं, प्रश्न नंबर 1 की तरह ही सेम टू सेम, इसका मैं स्टेप को यहां पर लिख दिया हूं, ये इसी स्टेप के अनुसार हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हल करते हैं, इसमें पहला स्टेप क्या है, कुल वार्षिक आय, ठीक है, क्या है, कुल वार्षिक आय। तो हम लोग पहले निकालते हैं कुल वार्षिक आय, ठीक है, कुल वार्षिक आय, ठीक है। कुल वार्षिक आय इसमें कितना दिया है, देखो 7,20,000 रुपए, कितना है, 7,20,000 रुपए, ये कुल वार्षिक आय है, ठीक है।
दूसरा स्टेप आता है दान की गई राशि या कर मुक्त राशि। अगर ये नहीं दिया रहेगा, दान नहीं किया रहेंगे या कर मुक्त राशि, दान की गई राशि नहीं रहेगा, तो उसको आप छोड़ दीजिएगा वो स्टेप को, ठीक है। शेष आय में क्या आएगा, कर योग्य राशि क्या आएगा, कुल वार्षिक आय में किसको घटाओगे आप लोग, ये 80 सीसी के अंतर्गत कुल जमा राशि को घटा देना, ठीक है। ये वाला नहीं रहेगा तो शेष आय नहीं निकलेगा, ठीक है। अगर ये दिया है तभी निकालेंगे दान की गई राशि को, ठीक है। तो दूसरा, ये तो पहला पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट क्या है, दान की गई राशि, दान की गई राशि, ठीक है, मतलब कर मुक्त राशि। इसमें कर मुक्त है ना, इसमें कोई कर नहीं लगता, ठीक है। इसको कैसे निकालेंगे, जो दिया रहेगा, इसमें क्या दिया है, अनाथ आश्रम में 15,000 रुपए दान करता है, जिसका 50% ही कर मुक्त है, मतलब 15,000 रुपए, पूरा का पूरा नहीं, 15,000 का कितना, 50%, 15,000 का 50% कैसे निकलेगा, 15,000, ठीक है, का मतलब गुणा 50/100, ऐसे निकालेंगे। ये 0 0 कटा, 0 0 कटा, ठीक है। तो कितना आएगा, देखो ये 2 शून्य आएगा, उसके बाद 5 पंचे 25, बचा 2, 5 कम 5, 5 2 7, 7,500 रुपए क्या निकला, दान की गई राशि या कर मुक्त राशि। इसके बाद तीसरा स्टेप में आते हैं, क्या है, शेष आय। तीसरा स्टेप क्या है, शेष आय। शेष आय कैसे निकलेगा, इसमें कुल वार्षिक आय है, ठीक है, कुल वार्षिक आय, इसमें हम लोग किसको माइनस करते हैं, कर मुक्त राशि, ठीक है, या तो दान की राशि को, कर मुक्त राशि, ठीक है। इसको क्या करेंगे हम लोग, माइनस कर देंगे। कितना आएगा, देखो ये जो 7,20,000 है, इस पे किसको माइनस करेंगे, कर मुक्त राशि 7,500 को, ठीक है। इसको माइनस करके देखते हैं। ये 0 में से आप एक के नीचे एक लिख के माइनस कर सकते हैं या डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये 0 में से 0 गया 0, फिर ये थर्ड वाला 0 में से 5 तो नहीं जाएगा, ठीक है, तो इसमें से लेंगे, ठीक है। तो ये आ गया 9, 10 में से 5 गया, कितना आया 5। अब कितना बच गया, देखो ये बच गया 1, ठीक है, ये 9 में से 7 गया, कितना बचा 2, ठीक है। अब ये क्या हो गया, 1 तो बच गया, 1 आ गया, और ये कितना है, ये 7, कितना आएगा, 7,12,500 रुपए, ये क्या है, हमारे पास शेष आय है, ठीक है। अगर एक बात याद रखिएगा, अगर ये दान की गई राशि नहीं रहेगा आपके पास, अगर किसी को दान नहीं किए हैं, तो दूसरा और तीसरा स्टेप की जरूरत नहीं पड़ेगा। आप दूसरा और तीसरा स्टेप को क्या कर दीजिएगा, स्किप कर दीजिएगा, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले स्टेप के बाद डायरेक्ट आएंगे आप किसमें, चौथा स्टेप में, ठीक है, अगर ये दान की गई राशि नहीं है तो चौथा स्टेप क्या बोल रहा है, आयकर की धारा 80 सीसी, आयकर की धारा 80 सी के अंतर्गत जमा कुल राशि, ठीक है, कितना जमा कर रहे हैं उस पूरे राशि का योग, ठीक है। क्या क्या जमा कर रहे हैं, देखो यहां पर एक सामान्य भविष्य निधि में 4,000 रुपया मासिक, तो किसमें कर रहे हैं उसको लिख देता हूं पहले मैं, क्या है, सामान्य भविष्य निधि, ठीक है, इसमें ये मासिक जमा हो रहा है, तो हमको इसको वर्ष में बदलना पड़ेगा, ठीक है। ये क्या है, वार्षिक जीवन बीमा, वार्षिक जीवन बीमा मतलब LIC, ठीक है। और एक और जमा कर राष्ट्रीय बचत पत्र खरीद रहे हैं, ठीक है, पोस्ट किसी में भी राष्ट्रीय बचत पत्र, ठीक है, बचत पत्र। तो अब देखो कैसे गणना करेंगे, सामान्य भविष्य निधि में कितना 4,000 रुपया, ठीक है, हर माह जमा कर रहे हैं, ठीक है, तो 12 माह का निकालेंगे, ठीक है, वार्षिक निकालेंगे तो वार्षिक जीवन बीमा में कितना है 20,000 रुपए, ठीक है। और राष्ट्रीय बचत में कितना है 30,000 रुपए, 30,000 रुपए, ठीक है। अब इसको हल करते हैं, 12 चौक 48,000 हुआ, ठीक है, ये 20 और 30 50,000,
ठीक है। अब टोटल कितना हो गया 98,000 रुपए, ठीक है। 98,000 रुपए क्या कर रहा है, कुल जमा कर रहा है, ठीक है। मतलब अगर दान की राशि नहीं है तो इन दोनों को हटा देंगे, आयकर की धारा के अंतर्गत इतना जमा कर रहा है, उसके बाद इसमें से इसको घटा देंगे, ठीक है। परंतु अभी हमको क्या करना पड़ेगा, शेष आय से इसको घटाना पड़ेगा, तब क्या निकलेगा, पांचवा स्टेप कर योग्य राशि, ठीक है। पांचवा स्टेप क्या है, कर योग्य राशि, ठीक है। कर योग्य राशि, ये क्या है कर योग्य राशि, इसमें याद रखिएगा कितना है, 7,12,500, ठीक है। पहले तो इसको लिख देता हूं कि कैसे निकाल रहे हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं कर योग्य राशि कैसे निकाल रहे हैं, शेष आय कितना, शेष आय में किसको माइनस कर रहे हैं हम लोग, ये कुल जमा राशि, कुल जमा राशि, ठीक है, इसको हम लोग माइनस कर रहे हैं, ठीक है। ये स्टेप बस को आपको याद रखिएगा कैसे बनना है, बहुत आसान है। इसके बाद इसको सॉल्व करना, ये कितना हुआ, शेष आय कितना है 7,12,500, इसमें किसको घटाएंगे 98,000 को, ठीक है। 98,000 को घटाएंगे तो कितना आ रहा है, देखो ये जीरो में आप लोग को दिक्कत होगा तो एक के नीचे एक लिख के घटा देना, 7,12,500, ठीक है। इसमें किसको घटाओगे 98,000 को, ठीक है। ये जीरो आया, जीरो 10, 5 में से जीरो गया 5, और ये तो हो गया 12 में से 8 गया 4, ये 10 में से 9 गया 1, और ये कितना आया 6, 6,14,500 रुपए ये क्या कर रहा है, ये हम लोग का कर योग्य राशि, इतने में हमको कर लगना है। कितने में कर लगेगा, 6,14,500 में कर लगेगा, ठीक है। अब अगला स्टेप क्या आता है, दे आयकर, छठवां स्टेप क्या आता है, दे आयकर, ये कंडीशन दिया है दे आयकर, ठीक है। ये दे आयकर कैसे निकालेंगे, कंडीशन है, ठीक है। पहला क्या है 2 लाख रुपए तक शून्य कर, ठीक है, 2 लाख तक शून्य कर, ठीक है, शून्य, ठीक है। इसके बाद धन क्या बोल रहे हैं, 2 लाख 1 रुपए से 5 लाख तक 10%, ठीक है। 2 लाख 1 रुपए से 5 लाख तक कितना तक 10%, ठीक है। ये अब ये देखो अगला स्टेप और बढ़ेंगे क्या, अगला कंडीशन बढ़ेंगे, क्योंकि यहां पर 6,14,500 और यहां पर तो 5 लाख तक आया है धन। अब क्या है अगला स्टेप, क्या 5 लाख 1 रुपए से, 5 लाख 1 रुपए से कितना 10 लाख तक ना, 10 लाख पर कितना 20%, ठीक है। अब इसके आगे और कंडीशन लिखने की जरूरत नहीं है, क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास तो 10 लाख भी नहीं है, हमारे पास तो 6,14,500 रुपए है, ठीक है। अब इसको हल करते हैं, 2 लाख तक तो शून्य कर, ठीक है। अब देखो इसमें 6,14,500 है, उसमें से 2 लाख तो हम हटा दिए, ठीक है। अब 2 लाख के बाद 2 लाख 1 रुपए से 5 लाख रुपए तक, 5 लाख रुपए तक कितना 10%, तो 2 लाख 1 रुपए से 5 लाख के बीच में हमारे पास कितना है 3 लाख की तो है, 3 लाख रुपए, ठीक है। 3 लाख रुपए, 3 लाख का 10%, ठीक है, ये ऐसा बोल रहा है, ठीक है। इसके बाद धन 5 लाख से 10 लाख रुपए तक, परंतु हमारे पास 10 लाख ही नहीं है, हमारे पास 6,14,500 और 5 लाख तक तो 10% है, तो कितना आएगा देखो 5 लाख के बाद 6,14,500 रुपए तक, मतलब 1,14,500 और बचा, ठीक है। तो 1,14,500, ठीक है, 500 रुपए का कितना 20%, ठीक है, ये आएगा 1,14,500। आप लोग याद रखिएगा, इसको जोड़ के देखिए, ठीक है, और धन 2 लाख को जोड़ के देखिए, इतना आना चाहिए। 3 लाख को, 1,14,500 को, और ये 2 लाख रुपए को आप जोड़ के देखिए कितना आना चाहिए, 6,14,500 रुपए आना चाहिए और आएगा, ठीक है। आप और ऐसा समझ सकते हैं जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये कितना है, ये 7 तक समझ लो, ठीक है। यहां पर आप समझ सकते हैं 2 लाख तक तो जीरो कर, ठीक है,
2 लाख से 5 लाख, मतलब ये तो बचा कितना, 3 लाख तो आएगा ना, 3 लाख का 10%। अब 5 लाख से ऊपर कितना तक है, 6,14,000, मतलब ये 6 लाख होगा, यहाँ पर 14,000 तक आएगा। ठीक है, तो इसमें जितना आप इसमें से 5 लाख को घटा दोगे तो इतना आएगा, 1,14,500 का 20% लगेगा। ठीक है, आप निकाल के देख लीजिएगा। ठीक है, अब कैसे आएगा, ये तो 0 हो गया। 3 लाख का 10% कैसे निकालेंगे, 3 लाख, ठीक है, 3 लाख का 10%, 10/100। ठीक है, धन कितना, 1,14,000, ठीक है, 14,500 का 20%। ठीक है, 20/100 आप ऐसा निकाल लीजिए। ये 0 0 कटेगा, 0 0 कटेगा, ये 0 0 0 0, इसको हल करेंगे कितना आएगा, देखो कितना आया, 30,000 आया, 30,000। ठीक है, ये 30,000 आया। धन आप इसको करोगे, 2 से गुणा करोगे तो 0, ठीक है, और 2 पंचे 10, ठीक है, 4 दूनी 8 और 1 9, फिर 2 एकम 2, फिर 2 एकम 2, कितना आया, 22,900। ठीक है, 22,900। अब इन दोनों को जोड़ दोगे तो आपके पास कितना आएगा, 30 और 20 50, और ये आया 52,900 रुपए। ठीक है, इन दोनों को जोड़ोगे कितना आएगा, 52,900 रुपए। ये देय आयकर आया, देय आयकर कितना आया, 52,900। अब इसमें एक और कंडीशन है, अगला स्टेप 7वां में है शिक्षा उपकर। शिक्षा उपकर में 2 दिया है, शिक्षा उपकर दिया और माध्यमिक शिक्षा उच्च शिक्षा पर दोनों का है, तो उसको भी निकाल लेते हैं। 7वां स्टेप आएगा शिक्षा उपकर। ठीक है, शिक्षा उपकर कितना आएगा, देखो शिक्षा उपकर का बोल रहे देय आयकर का 2%, मतलब देय आयकर का 2%। ठीक है, इसका मतलब क्या है, देय आयकर कितना है, देय आयकर हमारे पास 52,900, ठीक है, का 2%, 2/100। ठीक है, 0 0 कटेगा, 0 0 कट गया। ठीक है, अब गुणा कर दो, 9 दूनी 18, 9 2 दूनी 4 और 1 5, ठीक है, और 5 दूनी 10, 1,058 रुपया शिक्षा उपकर पर है। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट है माध्यमिक और उच्च शिक्षा पर देय आयकर का 1%। ठीक है, तो ये आएगा 8वां पॉइंट। ठीक है, माध्यमिक और उच्च शिक्षा ठीक है पर कर। ठीक है, ये क्या हो गया, देय आयकर का 1%, मतलब देय आयकर कितना है, 52,900 का 1%। मैं डायरेक्ट कर देता हूं। ठीक है, 1% मतलब एक ऐसा लिख देता हूं। ठीक है, का 1%। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं, कितना आएगा, 52,900 का 1%, 1/100, ये 0 0 कटेगा, कितना आएगा, 529 रुपए। ठीक है, इतना आया। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, कुल कर, कुल देय आयकर, मतलब कुल कर कितना रुपया देंगे। ठीक है, अगला स्टेप क्या आएगा, 9वां स्टेप। ठीक है, कुल देय आयकर। ठीक है, हम लोग कितना कर देंगे वो है। ठीक है, क्या क्या है, देखो देय आयकर सबको जोड़ देंगे, आयकर धन क्या आएगा, शिक्षा उपकर आएगा, और किसको जोड़ेंगे, माध्यमिक शिक्षा पर का। ठीक है, माध्यमिक और उच्च शिक्षा पर कर। ठीक है, इसको सबको जोड़ देंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, कितना कितना है, देखो 5,000 कितना है, ये 52,900 धन शिक्षा ऊपर कितना है, 1,058 धन कितना है, 529। ठीक है, इसको जोड़ते हैं तो आ जाएगा, कितना आएगा, इसको देखो 8 और 9 कितना होता है, 17। कितना हो गया, 17, 1 बचा। ठीक है, अब 2 और 5 कितना है, 7, ये तो 0, 7 और 1 8। ठीक है,
अब 5 और 0 5, ठीक है, 5 और 9 14, ठीक है, एक बचा, ठीक है। अब ये क्या हो गया, 1 और 2 3, ठीक है, 3 और 1 4, ठीक है। अब क्या बच गया, ये 5, ठीक है। कितना आएगा, 54,487 रुपए, ये आयकर आएगा। यही क्या है, आंसर है, ठीक है। इतना आपको कर देना पड़ेगा, ठीक है। कितना टैक्स पटाना पड़ेगा, 54,487 रुपया आपको टैक्स पटाना पड़ेगा, ठीक है। मुझे उम्मीद है, मुझे यकीन है आपको ये आयकर वाला समझ में आया होगा। मैं इस चैप्टर में 2 ही क्वेश्चन को, इस एक्सरसाइज में, इस प्रश्नवाली में 2 क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको बताया। ये सभी क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा, इसलिए मैं आगे का क्वेश्चन आपको नहीं बता रहा हूं, आपको स्वयं करना है। अगर कोई भी क्वेश्चन में अगर डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन में अगर डाउट हो तो आप उसको मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट करके पूछिए कि ये क्वेश्चन नहीं बना तो मैं उसको सॉल्व करके अपलोड कर दूंगा, ठीक है। परंतु पहले आप कोशिश तो कीजिए, सेम टू सेम बनेगा, बन जाएगा, ठीक है, आसानी से। आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। साथ ही साथ अगर मेरे चैनल में नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो देर किस बात की, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे मैं जब भी वीडियो बना के अपलोड करूं सबसे पहले आप लोग तक पहुंच सके।